अंग्रेजों से जान छुड़ानी होगी। आप ऐसा कमेटी बना जो हाई पावर कमेटी, जो नेशनल असेंबली को तजवीज दे, इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। फसाद बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। जनरल फैज आर्मी चीफ बनना चाहते थे। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासिर के इमा पर आईनी हदूद हदूद से तजावुज किया। तहरीक इंसाफ का जनरल फैज हमीद के साथ सियासी वाबस्तगी नहीं रही है। ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं, ये मौत है जमहूरियत करने जा रहे हैं। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बानी पीटीआई खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं ये कब खुला था, फिर मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे थे और अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद होने के बाद क्या हो जाएगा। बानी पीटीआई खान साहब अली अमीन गंडापुर की पुश्त पर खड़े हो गए। 8 सितंबर की तकरीर के हवाले से उन्होंने कह दिया कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूं और जो लोग माजरत कर रहे हैं वो बुज़दिल हैं। अगर बानी पीटीआई अली अमीन ख़ान के साथ खड़े हैं तो फिर माजरत तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ख़ान ने की थी, तो क्या फिर बैरिस्टर गौहर ख़ान को वो डिस्कार्ड कर देंगे। जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए। ख़ान साहब को ज़ाहिर है उसका बड़ा रंज होगा, क्योंकि ख़ान साहब कहा करते थे कि वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन हुकूमत कहती थी कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद अब ये नेक्सस टूट गया है, तो फिर ख़ान साहब क्यों डटे हुए हैं। ये बड़े की क्वेश्चंस हैं हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से और आइंदा आने वाले वक्तों के बारे में, और नन अदर दैन जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब के अलावा कोई और जवाब नहीं दे सकता अफेक्टिवली इन सवालात का। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। एक तो वो 12-13 अगस्त जब जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी हुई थी, उसके बाद हम आपको ढूंढ रहे थे। मेरा तो पहला शो है आपके साथ, तो इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगा मैं कुछ सवालात उनसे करूँ। लेकिन ख़ान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, अब बातचीत का दरवाज़ा बंद। आपके ख्याल में कैसा धोखा फील कर रहे हैं ख़ान साहब? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। देखें पराचा साहब, अगर आपने मुझे अपने शो पे नहीं बुलाया और मैं कहूँ कि मैं अब नहीं आऊँगा शो पे, तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कहूँगा ना मैं नहीं आऊँगा। तो अगर कोई बातचीत का सिलसिला था होता, वहाँ से खिड़की खुली होती, का दरवाज़ा खुला होता, कोई बातचीत के लिए आया होता, कोई पेशकश की होती, तो आप ये कहें बातचीत का दरवाज़ा बंद। अब आपके तो सारे लोग लेटे हुए, सारे लोग मिन्नतें तल्ले कर रहे हैं, अपनी चूरन बेच रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि जी हम फ़ौज से बात नहीं करेंगे, आपने फ़ौज के कहने पे जलसा मुलतवी कर लिया, आप इतने अच्छे बच्चे बन गए। फिर आपने कहा कि जी स्वाति साहब गालियाँ देते थे फ़ौज को, उनकी गैरत की बात आ गई थी, अब वो फ़ौज की बात पे उठ के साथ भेज चले गए। ये आपको मैथ समझ आती है। उसके बाद आपने कहा मैं नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ, आपने उससे फ़ायदा उठा दिया। फिर आपने कहा कि जो गंडापुर ने बातें की वो मुझे नहीं पता, मैं जेल में था। फिर अगले दिन आपने कहा मैं गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। आपकी पार्टी वहाँ माफिया मांग रही है, आपकी पार्टी फिर दूसरे दिन चेंज हो जाती है। तो ये इतने सारी गुलाटियाँ आप क्या बता रही हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, खान साहब कह रहे हैं कि आप बंद हो गए। सर मुज़ाकरात आप छोड़ें सर, किसी सिपाही ने भी जाके कोई नहीं बात की, ना कोई ऐसा इंटरेस्ट है, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो इसको उसी तरह लेके चले। आप कहीं आपके अपने मेंबर्स कह रहे हैं हम चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, तो आप बातचीत थी तो आज़म खान स्वाति साहब गए या गंडापुर साहब ने रात को पैगाम भेजा जलसा 22 अगस्त वाला मुलतवी करने का। देखिए पराचा साहब, जो गंडापुर की तकरीर है ना, उसमें गंडापुर नहीं, अभी मैं 22 अगस्त की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, सब अंदर खाने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अपनी चूरन बेच रहे हैं। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ आपके हाथों, तो मैं आपको कहूँगा कि सर वो मैं मिला देता हूँ, आप उनकी बात सुन लें, ठीक है सर। मुल्क की वसी अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो फिर गंडापुर भी पेस्ट्री और पैटीज खाने थोड़ी आता है यहाँ। नहीं सुने ना सर, अगर कंप्रोमाइज्ड हैं, आपने गंडापुर साहब की बात की, तो जो उन्होंने अभी तकरीर की 8 सितंबर के जलसे में उन्होंने कहा कि आपका बाप भी बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, तो ये कौन सी कंप्रोमाइज पोजीशन है जिसमें इतनी बड़ी पब्लिकली एक जलसे में बात की जा रही है। देखिए पराजा साहब, इसका कॉन्टेशन आपको समझने की जरूरत है। ये नौबत क्यों आई है, सवाल ये होना चाहिए, गंडापुर ने इतना आउट ऑफ लाइन जाके क्यों बात की। यही तो मेरा सवाल है आप सर। वो इसलिए क्योंकि फैज़ और गंडापुर की भी कम्युनिकेशन सामने आ गई है ना मंजर आम पे फ़ौज के पास। तो उसको नहीं पता हो गंडापुर को कि वो सीएम है, कि वो फंस गया। तो मैंने कहा मैं पहले ही सियासी शहीद हो जाऊं, इतना आगे चला जाऊं कि जब मेरे पे कार्रवाई हो इस केस के अंदर,
तो मैं कहूँ जी मैंने वो बयान दिया था इसलिए मेरे साथ ये हो गया। तो फिर कार्रवाई आपको नज़र आ रही है गंडापुर साहब के खिलाफ? देखिए कार्रवाई तो होनी है। अभी वो पैटीज़ और पेस्ट्री पे जो बातें करके गए हैं वो तो शायद उनके कुछ वीक्स बढ़ा दे, बट अदरवाइज़ तो पर्चे भी होंगे। ठीक है, तो अब तो स्टेट या रियासत या गवर्नमेंट को एक्शन में लेना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते पराचा साहब कि आप किसी को जेल ब्रेक करने की आप बात करें। इसका मतलब कि आप मेरी उस बात की तौसीक कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा था कि इन सबको खान साहब के अंदर रहने का फ़ायदा है। खान साहब बाहर आ गए तो इसमें कई शक्लें हैं जिनको मैंने तो 15 साल में देखा ही नहीं है, 500 की महफिल में भी नहीं देखा है। ठीक है, जो वाली वारिस आज बन गए। और दूसरा ये जब आप कह रहे हैं जेल ब्रेक करूँगा तो उसकी जिम्मेदारी भी अब ज़िंदगी की उनकी है। आप मुझे कहें मैंने धावा बोलूँगा मैं, तुम शो पे आओगे, तो आप क्या मेरी ज़िंदगी की ज़मानत कैसे देंगे? आप धावा बोलेंगे तो चीज़ गिरेगी, टूटेगी भी, सब कुछ होगा। अब आप कहें कि नहीं हमारा ये मकसद है, ये मकसद, क्यों? आप तो फंस गए। आप प्लान कुछ और कर रहे हैं, आप नहीं सिंसियर बानी के साथ। बानी अपनी चीज़ों की वजह से तो फंस गए। यही वो चीज़ें जो इमरान खान साहब को यहाँ तक ले आई हैं, यही वो लोग हैं। फिर अलीमा खान साहबा ठीक कह रही हैं। इवन जब 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ, आदम खान सवाती साहब के सुबह सुबह जेल पहुँचने पे उन्होंने सवालात उठाए थे, आपको याद होगा। फिर वो ठीक कह रही हैं कि ये जो है खान साहब को जेल निकालने में कोई सिंसियर नहीं। तो मैं तो सगी बहन है ना, प्यार करती है अपने भाई से, सच बोल रही है। वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर भी वही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने भाई के साथ बिल्कुल सिंसियर है। भाई सुनता है, कभी कभी नहीं सुनता। ठीक है, लेकिन अलीमा साहिबा के लिए आप जब बात करेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि उनका इंटरेस्ट उनका भाई है और कोई नहीं है। जिंदगी उनकी, उनका बाहर भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय, कोई उनका अपना अलीमा साहिबा का अपना एम्बिशन नहीं है, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बात है वो फैक्चुअल हमेशा करनी चाहिए। शी इज़ अ लविंग सिस्टर। आपने पेस्ट्री और केक्स की बात की, अभी पैटीज तक और पैटीज और पेस्ट्री की बात, और अगली बार गरम पैटीज होंगे और विप्ड क्रीम होगी और जैमर नहीं होंगे, जैम होगा। ठीक है, तो अभी तो राब्ता जैमर्स की वजह से नहीं हुआ था। मेरी आप वैसे लफ्ज़ों को समझा करें पराजा साहब, लिख लिया करें, वो बाद में हमें मेरे लिए काम आती है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हम तो ज़रा सादा ज़बान में समझना चाह रहे हैं। यानी अभी तक वैसे कोई प्लाजिबल सी एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि गंडापुर साहब किधर थे 8 घंटों में। गंडापुर साहब से इतने घंटे मुल्क की सलामती और अपने सूबे के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग से बहुत कुछ लेके गए होंगे, बताएं आगे। असूलन तो अगले दिन बड़ी उसी वक्त उनको इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, गन गरज के साथ करनी चाहिए थी। तो वो तो रात ही रात चले गए। क्यों? आपके ख्याल में वो कहाँ बैठे? सर मैं तो कभी ख्याल पे बात ही नहीं करता ना, मैं तो फैक्चुअल बात करता हूँ। तो फैक्ट क्या? मैं नहीं करना चाहता। कहाँ थे? मैं नहीं करना चाहता सर, जवाब ही नहीं देना चाहता मैं इस बात का। मैं चाहता हूँ गंडापुर साहब बताएं। अच्छा, गंडापुर साहब, एक एक्सप्लेनेशन ये भी आई है, कुछ दानिश्वरों का ख्याल है कि गंडापुर साहब बोलेंगे पहले जब उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी फिर वो बात करेंगे कि मैं क्या था, मेरी क्या बातचीत हुई, अगर किसी के साथ बातचीत हुई है तो। सर हम फिर आपके शो पे आ जाएंगे, फिर सच बता देंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बता देंगे। बड़े नहीं दबाना है ना सर। नहीं सच है क्या? फिर यही सच है ना सर कि एक बड़ा असर सीएम है, वो मुल्की मुफाद की खातिर अपने सूबे के लिए उसने ब्रीफिंग ली है, बताएगा ना। अगर वो ब्रीफिंग 6 घंटे की 6 मिनट बताएगा तो आप पूछेंगे ना बाकी कहाँ गए 5.5 घंटे। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीफिंग ली है अपने सूबे के हवाले से। वही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो तो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उनके जवाब का, और मैं उनको बाहर सूबे में वेलकम करने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में वो, एक तो मैंने आपको रीज़न बताई, कुछ दानिश्वर दोस्तों का ख्याल है कि पहले बानी पीटीआई से मिलेंगे फिर बात करेंगे। आपके ख्याल में वो कब बात करेंगे? जब बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से तो वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा देर में करें। मेरी अपनी सोच ये कहती है, क्योंकि खान साहब भी बेवकूफ़ आदमी तो नहीं है, उन तक भी तो ये सारी खबरें पहुँची होंगी ना। ये सारी खबरें पहुंचने के बावजूद खान साहब ने कहा कि मैं अली अमीन खान गंडापुर की मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। चॉइस फिर तो एक दिन पहले कहा था कि मैं जेल में हूँ। मैं कौन सी बात मानूँ? अभी वाली आपकी मानूँ बात, 2 मिनट पहले वाली मानूँ, 10 मिनट बाद वाली मानूँ? मेरी बात तो नहीं है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं उनकी कौन सी बात को मानूँ? वो कह रहे थे मुझे नहीं पता गंडापुर ने क्या कि मैं जेल में था, अगले दिन कह रहे हैं मैं उसकी हर बात की तायीद करता हूँ। जो हैं वो बुज़दिल हैं, तो जो बुज़दिल हैं उनको निकाल देंगे। तो बुज़दिल क्यों है? अगर वो उनकी मंशा से हट के बात कर रहे हैं, वो माइंड सेट से बचा रहे हैं। अगर आप मुझसे गौहर खान का पूछें, मैं तो यही सवाल करने वाला हूँ। एक नफीस आदमी है, एक बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि पार्टियों में
सिर्फ बुरे ही हैं, लेकिन मसला एक कंट्रोल बुरों का आ जाता है कि वो इश्तियाल दिलाते हैं, वो एक्साइट करते हैं, वो आपको अंधा कर देते हैं कि आपके आगे कोई आदमी है ही नहीं। वहीं से तबाही शुरू होती है और इसी तबाही से हम रोक रहे थे। आपने तो कल मेरे साथ भी सैनेट में देखा, गालियाँ मुझे पड़ी, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तो जवाब अच्छी बात है, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने अगर कोई फाउल प्ले किया है तो आप भी फाउल प्ले करें। लेकिन मैंने तो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट ही सैनेट में दिया कि खान साहब गंडापुर पूरी पीटीआई की माँ बहन मेरी माँ बहन से ऊपर है। मैंने या तो फाउल बात की हो, गाली दी हो, बदतमीजी की हो, नहीं वो अप्रिशिएट। लेकिन अगर आप गालियों से मुझे डरा रहे हैं, हाँ बाकी को डरा, मुझे नहीं डरा सकते। ठीक है, मैं आप जैसे मकोड़ों को ना बहुत देर से कुचलता है, 15 साल इस पार्टी के अंदर मैंने गुजारे, ये रोज़ मेरे लिए करते थे। अच्छा, ये जो बात गंडापुर साहब ने की कि बानी पीटीआई खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, मैं आपका जवाब लेता हूं, लेकिन नादरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा साहब। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जनरल फैज़ साहब के साथ मुलव्वस हुआ कानून अपना रास्ता लेगा। अब एक आम तासुर है और वफाकी वज़ीर बराए दिफ़ा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ही शो में कहा कि लीड जो हैं वो जा रही हैं कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, हो सकता है, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। आपके ख्याल में बानी पीटीआई खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा? कुछ ऐसी एविडेंस मिली हैं? पराचा साहब देखें, पहले गंडापुर साहब ने कहा किसी का बाप खान साहब को अरेस्ट नहीं कर सकता, अरेस्ट हुए, डेडलाइन कहते थे, फिर कहा किसी का बाप जेल में नहीं डाल सकता, जेल में भी गए, अब का किसी का बाप ये नहीं कर सकता। बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हैं मिलिट्री ट्रायल के अंदर, उनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप अपने, ये तो क्रेडिट आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा ना, जनरल आसिम साहब को, जी जी, कि उन्होंने अपने दायरे में एहतसाब किया है पहली दफ़ा। ठीक है, कि ये कोई टचेबल अनटचेबल नहीं पाकिस्तान में। 9 मई से 9 मई वालों को सबसे पहला एहतसाब उन्होंने करके दिखाया। अब 9 मई है, अरशद शरीफ है, बाकी कियोस है, खान साहब पे फायरिंग है। जब उनका अपना बंदा कहीं मुलव्विस होगा, उसकी लिंकेजेस में वो अपने ही इदारे में करेंगे ना, अंडरस्टूड सी चीज़ है। मतलब मुझे तो इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आती। तो आप क्या कह रहे हैं? पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। खान साहब पे फायर हुआ वज़ीराबाद में, वो भी इधर से कहीं से हुआ? खान साहब के अपने वफादार प्यारे जिनकी अगेंस्ट वो आंख बंद करके बैठे हुए थे, मैं तो बता के आया था, मेरा कॉन्शियस तो बड़ा क्लियर है, मैं तो बता के आया था कि भाई मुझे देखिए ना, लॉजिकल बात करें, क्या DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब और DGC जनरल फैसल नसीर चीफ बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, उनका तो एम्बिशन था ही नहीं, बन ही नहीं सकते थे। वो अपनी कुर्सियों पे भी थे, तो एम्बिशन किसका था? फैज़ का। इसका फ़ायदा किसको होना था? पहले धरने का फ़ायदा किसको होना था? अरशद शरीफ कत्ल का फ़ायदा किसको होना था? इमरान खान साहब को गोली लगने पर खुदा न खासा कुछ हुआ था, उसका फ़ायदा किसको होना था? मार्शल लग के किसको फ़ायदा होना था? फैज़ हमीद को होना था। इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको चाहिए क्या? इसमें कोई अक्ल का अंधा ही बात कर सकता है, कोई ब्लाइंडली तो कोई नहीं फॉलो करेगा किसी को। अच्छा, पहला जो प्रेस रिलीज़ आया उसमें कहा गया कि जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ मिलिट्री एक्ट वो एस्टेब्लिश हो गई हैं। तो उसके बाद जो तहकीकात हुई हैं, जब से वो कस्टडी में आए, 12-13 अगस्त से बताया गया, पता नहीं कब कस्टडी में लिया गया होगा, या हो सकता है उसी दिन लिया गया हो, तो फैज़ साहब अभी तक कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में? 100% ये सब अभी तो आप देखेंगे कि वो खान साहब पे डालेगा, खान साहब उस पर डालेंगे, उसको एविडेंस भी बाहर आएगा। लीकेज तो होती है ना इंसानी तौर पे, जहाँ इंसान हो, ठीक है, वो तो आती जाएंगी चीज़ें। अब तो ये ना रुकने वाली चीज़ें हैं ना। मसलन फैज़ साहब बानी पीटीआई पे क्या डालेंगे? सब वो डालेंगे, अपना गुनाह भी उस पर डालेंगे। क्या? जो गुनाहों के अंदर है वो। कौन से गुनाह? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। अरशद शरीफ है, कियोस है, गोली किसने चलाई, अभी तो बहुत कुछ पता चल रहा है। इमरान खान साहब गोली किसने चलाई, अरशद शरीफ का क्या है, धरने और प्रोटेस्ट के पीछे क्या कहानी थी? धरना कौन सा? 2014 सारे नहीं अभी आखिर के 25 मई, ये इसका मकासद क्या था? 25 मई 2022 वाला। इनकी सबके मकासद क्या थे, इनका फ़ायदा क्या था, इनसे क्या हासिल करा? सब खुलेगा, खुलता चला जाएगा। मैं आपको 2 साल से कह रहा था कि खून रायगा नहीं जाएगा शहीद का, उसने खून दिया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। अरशद शरीफ की बात कर, आग लगनी थी मुल्क के अंदर। देखिए ना, उसी दिन फिर 26 को ही
अनाउंसमेंट होती है प्रोटेस्ट की, तो इसको लॉजिकल लेके चले ना। जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया था तब तो एक्सीडेंटल मर्डर था कि गाड़ी रोकी, गलत आइडेंटिटी, गोली चल गई। फिर उन्होंने मुराद सईद को लीडर बना दिया। मैंने उसी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है। फिर मैंने ट्वीट्स किए, आज तक करता आ रहा हूँ कि मुराद सईद सब सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? मुराद सईद वो तोता है जिसके अंदर 2 बंदों की जान अटकी हुई है, फैज़ और ख़ान, ठीक है। और वो सैंडविच हो गया है, वो इधर आएगा तो भी फंसा है, वहाँ आया तो भी फंसा हुआ है। नहीं, वो तो इस सूरत में फंसेगा ना कि अगर फैज़ साहब और बानी पीटीआई के दरमियान कोई इख्तलाफ हो। अभी तो बज़ाहिर तो कुछ नहीं नज़र आया। फिर सामने आ जाए ना, फिर छुपा हुआ क्यों है? क्यों सब थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, काटते हैं, गायब हो जाते हैं। उसने क्या ऐसा काम कर दिया? लेकिन 9 मई से लेके अरशद शरीफ से लेके बहुत सारी चीज़ों में ये आप यकीनी तौर पर क्यों कह रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब बानी पीटीआई पे डालेंगे जो भी चीज़ें हैं? दोनों की फितरत जानता हूँ ना मैं। अच्छा, जब वक्त पड़ता है तो गला पकड़ लेते हैं, जब वक्त पड़ता है तो पैर पड़ जाते हैं। तो ये तो इंसानी फितरत भी है। जब DGISPR कहते हैं कि एक सियासी जमात की ईमा पर वो एक्ट कर रहे थे, तो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन क्या हो सकती हैं? देखिए, सवाल ये होना चाहिए पराचा साहब कि एक DGISI साहब का इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन गया? आम DGISI भी बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। ये मॉन्स्टर था, ये इसलिए मॉन्स्टर था कि इसके साथ प्राइम मिनिस्टर नथी हो गया, इसके बाद डबल पावर आ गई, यानी प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई खान साहब। तो एक उसकी पावर, ये पावर जब मिल जाए तो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। तो कहीं भी आज भी कोई ऐसी चीज़ हो तो इससे बड़ा मॉन्स्टर होगा। लेकिन यही काम होता है फ़ौज के जो तरीक़ेकार है उसके अंदर ब्रेक करना। और ये बाजवा साहब को अब क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने उसकी कंटिन्यूशन तोड़ दी और चेंज किया, ठीक है। तो ये मज़ीद नहीं गया। लेकिन इस सब का बेनिफिशरी किसने होना था? फैज़ ने। पहले फैज़ ने होना था, फिर खान साहब ने होना था। खान साहब धरने से क्या लेना चाह रहे थे? जमहूरियत, अदल की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, पाकिस्तान की किस्मत, वो कहते थे हकीकी आज़ादी का मार्ग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकना था। अच्छा, ये एक मकसद था। और क्यों रोकना था? ये मकसद क्लियर, सबको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाए, ठीक है। हम किसी से रोटी तो नहीं खाते, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह से मांग के खाते हैं, ठीक है। मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ कि मेरा कोई एनआर हुआ है या मैं कोई किसी से पैसे लेके चल रहा हूँ, मैंने कोई ज़मीन या मेरा बाप दादा सरकारी नौकरी में या सियासत में। तो सब क्यों बातें कर रहे हैं? लॉजिकल। आप पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करें। मैं जो खान साहब आखिरी 2.5 साल के खान साहब है, वो पिछले 13 साल के खान साहब। अच्छा, मैं फैज़ साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनकी रिटायरमेंट हुई नवंबर से भी पहले, पिछले साल जब आर्मी चीफ बन रहे थे जनरल आसिम मुनीर सैयद, तो वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद अभी अगस्त तक अगर वो पोस्ट रिटायरमेंट कोई वायलेशन कर रहे थे, यानी मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, तो सर्वेलेंस तो होती है। किसी ने उनको मना नहीं किया होगा कि आप ये कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जा सकती हैं ये चीज़ें। ये हमारा एक वाहिद इदारा है एस्टैब्लिशमेंट आर्मी का जो 90% 85% पे खड़ा है, क्योंकि यहाँ भी इंसान है। तो इंसान जहाँ भी होंगे वहाँ परसेंटेज 100% नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम ये वाहिद एक इदारा है जो 85% 90% पे खड़ा है। बाकी तो सारे कोई 141 पे खड़ा हुआ है। जमहूरियत का तो जनाजा निकल गया है जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं। तो उस इदारे के मैकेनिज्म होंगे, ये मैं ज्यूम करता हूँ। जब तक उनका ठोस सवाइद नहीं होंगे, ठोस सवाइद नहीं होंगे, ऐसे नहीं हाथ करने का तरीका है। हवा में बात करने पे तो नहीं कोई पकड़ सकता। शवाइद होंगे, क्या उनकी रीजनिंग हुई तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, मेरी इतने इल्म है। लेकिन मुझे ये पता है कि SIB करती है ऐसी चीज़ें, प्रोब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, वो आज लेफ्टिनेंट जनरल के दरवाजे से भी गुजर जाए तो एक कपकपी आती है। उनका ऐसा निज़ाम है जो अपनी फ़ौज का अपना इंटरनल निज़ाम है। फिर इनके ऊपर भी OW होती है, ओवर वॉच भी होती है। और उन्हीं से हमने भी सीखा कि आप पब्लिक वॉच बन जाए, फिर आप भी अपनी आगे खोल के PW करें, इधर उधर हर तरफ देखते रहें। इसमें एंकर्स भी हैं, इसमें आइन और कानून के ठेकेदार भी हैं फैज़ हमीद के साथ कनेक्शन में, ठीक है। कुछ ये आप जजेस की बात कर रहे हैं या वकला की? देखिए आइन और कानून। देखिए मेरी बात सुने, प्राचा, वकला तो मुजरिम से ही बात करते हैं, मुलजिम से ही बात करते हैं। उनके पास तो वो बात किसी से भी कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ जितनी मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं बड़ी क्लैरिटी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यानी स्पेसिफिकली जजेस की बात? देखिए मैं तो आइन और कानून के ठेकेदार, आप जिनको भी समझ लें। आपने वकला को निकाल दिया तो बाकी जजेस ही बात। तो फिर मैं, मुझसे आपने कह दिया, मैं चुप रह गया। मैं तो देखिए ना, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात को जरा वजाहत से लेना मैंने किसी स्पेसिफिक मीडिया हाउस के एंकर का नाम नहीं लिया, राइट? ठीक है, ठीक है। मैंने पर्दा भी रखा,
इस तरह मैंने कहा आईन और कानून के ठेकेदार हैं, वक्त क्या चीज़ें निकल आएंगी सामने। कोई वो जो धरने के ज़माने के फ़ोन शोन थे जो खान साहब को आते थे वो सब आएगा बाहर। अभी फिक्र ना करें सर, अभी तो सिर्फ आपको एक सबूत दिया है, तो आप देखिए सर। ये जो आपने ऑडियो जो अरशद शरीफ मरहूम की, उसमें आपको मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी फॉलोइंग है खान साहब की इंटरनेशनली, कर लें इसको फोरेंसिक, इतना सा प्यार करते हैं, फोरेंसिक करके साबित करेंगे मैं झूठा हूँ। नहीं, ये तो कानून की जिम्मेदारी है ना। सर मैं तो कह रहा हूँ कानून जब रास्ता बनाता है तो सर कानून तो 44 साल ले लेता है ये बताने के लिए कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बताने में 44 साल लग गए मैं। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल और भी मेरा इस सेगमेंट में रह गया कि हुकूमत के लोग कहते हैं कि जनरल फैज़ साहब 9 मई वाले वाक़े में भी मुलव्वस थे, आपकी क्या रीडिंग है? मैं बिल्कुल 100% है। पहला धरना या प्रोटेस्ट किसी फ़ौजी तनसीबात या इमारत में हुआ था तो वो हुआ था पेशावर के कोर कमांडर हाउस के आगे। ये कोर कमांडर थे उस वक्त, इनके खिलाफ हो रहे तो ये मिले हुए हैं क्या? सर नहीं सर, मेरी बात, आप झाका खोलते हैं ना, तो आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, झाका होता है ना, झाका खुला तो आगे चीज़ें बढ़ती गई ना, वाटर टेस्ट करता गया 9 मई तक ले आया। ये तो है अजम्पशन, कोई इसमें कंक्रीट एविडेंस भी मिली है कि 9 मई में जनरल फैज़ साहब भी मुलव्वस हैं? पराचा साहब, अल्लाह मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एक अल्लाह का भी कानून है, होश उड़ा आने वाली चीज़ें होंगी, अब इस गिरफ्त से अल्लाह ही निकाल सकता है, बंदा तो नहीं निकाल सकता। होश रुबा चीज़ें, होश उड़ाने वाली चीज़ें, जनरल फैज़ साहब के इंकशाफात या उनके खिलाफ सबूत भी वही देंगे सर, खुद क्या पता वही देंगे। धैर्य बात है सर। जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपका चॉइस होती है कि आप अपने आप को निकालने के लिए दूसरे पे डाल के जाते हैं ये ठीक है। अभी जो शायद चीज़ें बाजार में आ रही हैं, आएंगी, वो भी शायद उधर से ही आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर वो बानी पीटीआई पे डालेंगे। जाहिर सी बात है, मेरे बाप पे तो नहीं डाल सकते सर। नहीं, एक तो है ना कि हम अगेन सर देखिए सर, आई डोंट स्पीक ऑन असम्पशंस। हाँ, ये मैं यही एग्जैक्टली आपसे ये मैं बिल्कुल गुजारिश, आप मुझसे कहेंगे कि तुमने 10 बातें की, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है 10 का, मैं कहूँगा हाँ सर, इतना सा भी होगा ज़रूर। सो आप बाकायदा एविडेंस यानी सबूत की बुनियाद पर बात कर रहे हैं? हाँ, जो मेरी नॉलेज है। जी एग्जैक्टली। चलें, इधर नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आगे क्या होगा मैं ज़रूर उस पर बात करना चाह रहा हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल सेनेटर फैसल वाडा साहब। 2014 के धरनों का एक वर्ड था डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो उन्होंने कब्रें खोदी हुई थी। फिर शेख रशीद कहा करते थे कि एक कब्र है और 2 बंदे हैं। क्या अब हम उस स्टेज से गुज़र गए हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि बंदे 2 हैं, कब्र एक है, कौन जाएगा उसमें? सर आपका माज़रत का एस्टिमेशन गलत है, कब्र एक है, बंदे दर्जनों में, तो या तो पाइल बनेगी, इतनी गहरी कब्र बनेगी। नहीं, दर्जनों कहाँ से? अब बंदे तो 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप फरमा रहे हैं जनरल फैज़ बानी पीटीआई पे डालेंगे। 2 आदमी तो देखिए 2 आदमी तो नहीं होंगे ना, इनके कारिंदे भी तो होंगे ना, और कारिंदे छोटे मोटे नहीं होते ना, कारिंदे बड़े ही होते हैं। जब बड़ी गेम होती है, पावर गेम होती है, तो उसमें बड़ा ही खेल होता है। अब वो तो मैं तो नहीं इसको इस तरह देता कि बंदे 2 हैं और कब्र एक है, बंदे तो बहुत सारे हैं, खबर एक है। नहीं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो कानून आइन के ठेकेदार जो आप भी हो सकते हैं, कारोबारी भी हो सकते हैं, इंटरनेशनली भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स अ बिगर गेम ना सर, इट्स नॉट जस्ट कि मैंने आपको डांट दिया, आपसे मेरा झगड़ा हो गया, गिरबान पकड़ लिया हमने। अभी 21 सितंबर का इन्होंने कहा, गंडापुर साहब ने, कि ज़रूर जलसा होगा, एनओसी मिले ना मिले। उन्होंने कहा 15 दिनों में खान साहब को नहीं रिहा किया तो हम निकालेंगे आकर। एक एक्सप्लेनेशन पीटीआई की तरफ से आई है, वो कह रहे थे कि जी खान साहब की अब सज़ा कोई नहीं रहेगी, कोई एक आध केस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हुकूमत को निकालना पड़ेगा। गंडापुर साहब का ये मतलब था। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जलसा वलसा होगा या उसकी परमिशन मिलेगी, मेरी सोच के हिसाब से। और जो हरकतें हुई हैं उसके बाद तो आपका मुल्क को हर वक्त आग बगोला, रोडें बंद, ये तो ना ही गवर्नमेंट की बेग उन्होंने रोडें बंद की जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट ड्रामे भी कर रही है आज, वो खड़ी नहीं हो रही किसी जगह के ऊपर। परसों का फियास्को के अंदर वो थी, आज कह रही है कि जी स्पीकर साहब ने सस्पेंड कर दिया है, सार्जेंट को एक्शन ले रहे हैं, आईजी को बुला लिया। अब आईजी को अगर आप पुलिस को इतना रिडिक्यूल करेंगे
तो फिर पुलिस साहब काम क्या लेंगे? नहीं, जो पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक्शन लूँगा। तो पर सर अगर IG कह रहा है मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुझे नहीं पता, स्पीकर कह रहा है मुझे नहीं पता, कि अगर खरगोश के आबोश में सब सो रहे हैं तो हम मुल्क कैसे देते? फिर सवाल यहाँ से शुरू हो जाएगा। नहीं, फिर मेरा सवाल ये है कि अगर स्पीकर साहब को नहीं पता, IG साहब को नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, फिर कौन थे ये लोग? आखिर गिरफ्तारियां तो हुई हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि फिर तो आबोश में खरगोश सो रहे हैं, तो हम इनको पाकिस्तान की गवर्नेंस करने देते? नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ना कि जी ये डायरेक्ट जो 8 सितंबर की तकरीरें थीं उसका रियासती रद्द अमल है। यानी कि वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ की फौज ने कहा है, फौज ने किया है, नाम नहीं लिया फौज का। सर देखिए ना ये गेम, देखिए जो इमरान खान साहब करते हैं ना वो वही काम शेर और शक्कर के साथ करती हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियां। वो गाली के साथ करते हैं, ये पार्टियां भी करती। इस सारा सब जहरीला अनएक्सेप्टेबल टोला है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपनी जगह पे क्लियर हूँ, जब तक आप इस मुल्क की ब्रांडिंग नहीं चेंज करेंगे, इसको चलाने वालों में फ्रेश ब्लड नहीं लाएंगे, ये अनरेस्ट रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाए? नहीं सर, ये सिस्टम ये अपने बोझ तले गिर जाएंगे जब आप खुद आगे के कि मुझे ये नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुझे नहीं पता, स्पीकर कह रहा है मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं पता है, टीवी पे कह रहे हैं, ठीक है, खुद आके कह रहे हैं जी स्पीकर को भी पता है, पार्टी को भी पता है, लीडरशिप को भी पता है, और दूसरी तरफ आप ये ड्रामा कर रहे हैं, तो आप खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई नहीं खड़ा। आपने काम किया था, खड़े रहते, गलत काम था, एडमिशन करें कि हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, जो उसकी इम्प्लीकेशन है मैं बर्दाश्त करूँगा, ठीक है। ये थोड़ी आप मुनाफिक से बैठ जाए, वो भी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं कि अबू ने कह दिया, अंकल ने कह दिया कि जी मैं इसको प्रोब करूँगा। भाई अगर आप अपनी जगह पर बैठ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है, वो कहाँ है नकाबपोश, वो कहाँ है वीगो, वो कहाँ है डाले, कहाँ है? कोई एक तो क्लिप तो बहुत तेज़ है, तो क्लिप जोड़ के भी दे देते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं जी लाइट बंद हो गई थी, तो सर ये तो मेरे ख्याल से सर ये हम मूवीज़ में भी देखते हैं, जो ड्रामा हम सीन पाकिस्तान में क्रिएट करते हैं, ठीक है सर। देखिए ना एहल गवर्नमेंट है, ठीक है सर, और इनमें खड़े होने की सख्ती नहीं है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि 21 सितंबर को जलसा नहीं होगा, वो तो फिर रोड ब्लॉक करेंगे, फिर तो फस क्रिएट होगा, अगेन एक कयास होगा, इंतशार होगा, जो वो इस्लामाबाद के लिए सर, वो लाहौर के लिए नहीं है। कानून पास कर देंगे सर, वो लाहौर के लिए नहीं है सर, वो सिर्फ इस्लामाबाद का है। रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक असेंबली वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। मेरा सवाल ये है कि अगर इंतशार फैलाया जाता है, कैओस होता है, ये फिर ब्लॉक करते हैं, तो जो खुशखबरी आप कौम को सुना रहे थे चंद दिन पहले कि बिल्कुल ही तब चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो खुशखबरी में तो फिर यही रुकावटें आ जाएंगी। देखिए पराज साहब भी कहा था कि खुशखबरी आएगी, एक वो गैस की आ गई, एक आनी है बड़ी खुशखबरी, वो कौन सी है? आएगी तो बताएंगे ना सर। नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, जाहिर सी बात है सर। देखिए वी हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू SIFC। जी जी ठीक है, हम जैसे ही बाहर चीज़ें बेच के पाकिस्तान में ला रहे हैं, क्योंकि हमें उन्होंने तो माहौल दिया है आर्मी चीफ ने अपनी इदारे को, लेकिन उस माहौल में हम भी ब्रीथ कर रहे हैं, एनर्जी आ गई कि ठीक है पाकिस्तान में आप ठीक काम करो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। सो अगर बाहर से कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखिए सर बाहर से एक अच्छी खबर आएगी, अच्छा ठीक है, जिसका कुल भी हफ्ता 4-5 दिन 7 दिन। अच्छा, अभी यानी मैंने कहा था इसी महीने इंशाल्लाह, इसी महीने इंशाल्लाह बड़ी खबर आ जाएगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो तहरीक तो खैर क्या वो रुकावटें डालेंगे। कल जुमा है, जुमे की PTI ने आम हड़ताल का ऐलान किया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसी तरह नहीं देख रहा सर, मैं इसी तरह देख रहा हूँ जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, यानी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। अब आप क्या करेंगे? आग लगा देंगे पाकिस्तान को, तो 9 मई का वाक़या स्टैम्प हो जाएगा, जो बाहर हैं वो भी अंदर जाएंगे, ठीक है। नहीं, एक बाकायदा ऐलान हुआ है सर, ऐलान क्या फायदा सर? छोड़ें सर, कितने ऐलान हमने सुने, हर पार्टी से सुने, वो ऐलानों के पीछे वजन कहाँ है सर? बाहर कहाँ है? जब आप इंटरेस्ट फ्री होंगे तब आप कर सकते हैं काम, ठीक है। कुछ नहीं है ना, जुम्मे को वैसी नमाज के लिए हमारे मुल्क के अंदर छुट्टी मनाई जाती है, 15 मिनट की हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन 2.5 घंटे की 3 घंटे की हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अब आप छुट्टी को कहें कि हमारी हड़ताल से वो छुट्टी होगी, तो मैं मान लूँगा, तो आप जैसा कहेंगे मैं कहूँगा ठीक है जी, हड़ताल है, नहीं हड़ताल है, नहीं, ये बहस इररिलेवेंट है सर। दिस आर ऑल इररिलेवेंट एरियाज जो हम डिस्कस करें पर। अच्छा चलें, रेलेवेंट बात हम कर लेते हैं। ये जो बात हो रही है कोई आईनी पैकेज की, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिल्कुल वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के 45 की हुकूमत हो या फॉर्म 47 की, इन्हीं के साथ काम करना है। तो ये आईनी पैकेज क्या है?
देखिए पराशर साहब, मैं कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है। मैं आपको इन जनरली बता सकता हूँ कि ये मेरा प्रोगेटिव है लॉ पास करना, ठीक है जी। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप एंकर नहीं इस प्रोग्राम के, मैं हूँ, ये आपका राइट है। मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरा राइट है लॉ बनाना, लॉ को रीराइट करना, अमेंड करना। फौज का काम है आईन कानून का काम करना, अदलिया काम है आईन और कानून बनाए वो के ऊपर फैसले करना। दिस इज़ माई राइट, नो बडी कैन टेक दिस राइट। मुझे लगेगा पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि गाड़ी का लाइसेंस 18.5 साल में दे दो, मैं वो कानून बना दूंगा। मुझे लगेगा 28 साल में करना है पाकिस्तान के लिए, वो बेहतर है, मैं 28 साल कर दूंगा। सबकी अपनी अपनी डोमेन्स हैं, लेकिन एक अच्छा रास्ता तरीका ये है कि आप कलेक्टिवली सारे मिलकर काम करें, हार्मनी के साथ काम करें। जुडिशरी के अंदर जो फ्लॉजेज हैं उसको उनके साथ म्यूचुअली डिस्कस करके कर लें। जिद बहस के अंदर तो उनके पास एक ताकत है, आपका एक ताकत है, आपका एक ताकत मेरे पास है, मेरी सुप्रीम ताकत है, क्योंकि मैं लॉ मेकर हूं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है सर। आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात करता है। अब इसके अंदर बजाय हम ये कहें मैं बाप हूँ और मैं बाप हूँ और मैं बाप हूँ और मैं बाप हूँ, सारे बैठ जाएं कि हमारा बाप जो है हमारा मुल्क है। आए हम सब बेटे मिलकर, बच्चे मिलकर इसको ग्रो करें। मैं तो अभी फेवर में हूँ, हक में हूँ कि अदलिया के अंदर जो निज़ाम में चेंज करें, अदलिया को ऑन बोर्ड लेके करें। अदलिया से उनके वो बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं अपने बारे में बताने के लिए, ठीक है। बने कि मैं आप एज एंकर क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ। लेकिन रिपीटेडली इस कोर्ट ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पार्लियामान का जो अख्तियार है आइन अमेंड करने का या कानून बनाने का, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और अभी हालिया दिनों में भी आपने देखा। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब। नादरीन हमारे रूबरू थे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।